गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जीके लाइव सेशन में, जहां हम पढ़ेंगे हरियाणा की मिट्टियों को। तो एक बार जितने भी बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, फटाफट मेरे को बताइएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और उसके बाद एक और हरियाणा की ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और एक ऐसा टॉपिक है जहां से बच्चे कितनी बार भी प्रैक्टिस कर ले, कोई ना कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से वो गलत करके आते ही हैं, क्योंकि वो रटते होंगे अच्छे तरीके से। मिट्टी जो टॉपिक है ये समझने का टॉपिक है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, बल्कि क्वेश्चन हर बार लैंग्वेज बदल बदल के आपसे पूछे जाते हैं। और जब क्वेश्चन की लैंग्वेज बार बार बदली जाए तो बच्चा जो है वो कंफ्यूजन में रहता है। तो इसको आसानी से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। कोई भी चीज आपके ना समझ में आए तो बेझिझक आप लोग मेरे साथ डिस्कस करते रहिएगा, साथ के साथ कमेंट के जरिए। चलेगा, एकदम परफेक्ट है, ओके है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। नेहा, कुसुम, सुमन, राजविंदर, विकास, प्रीतम, दीपक, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, दीपेंद्र, दीपेश, एसएसएससी योद्धा, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं मेरे बच्चों। टॉपिक है मिट्टी। सबसे पहले हम बात करें कि मिट्टी होती क्या है, क्या डेफिनेशन होती है मिट्टी की। तो मिट्टी की भी परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है। पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है, पृथ्वी का जो सरफेस भाग है, उस सरफेस भाग के अंदर जो सबसे ऊपरी सतह है, उस ऊपरी सतह के ऊपर पाए जाने वाले छोटे, मध्यम, मोटे कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों का जो मिश्रण होता है, उसी को हम मिट्टी बोलते हैं। पृथ्वी के ऊपरी सतह के ऊपर जो आपको बिल्कुल बारीक, छोटे, मोटे, मध्यम, कार्बनिक मतलब जिसके अंदर कार्बन की मात्रा है, अकार्बनिक जिसके अंदर कार्बन की मात्रा नहीं है, उन सारे के सारे तत्वों का जो मिक्सचर होगा, मिश्रण होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं। बच्चों, मिट्टी के बारे में पढ़ना, मिट्टी के बारे में अध्ययन करना जो कहलाता है वो पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। और मिट्टी के टूटने से, या हम बात करें चट्टानों के टूटने से, मिट्टी का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? चट्टानों के टूटने से ही मिट्टी का निर्माण होता है। तो चट्टानों का जो टूटना है, यदि वो मिट्टी बना रहा है तो चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाएगा? चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है, और मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये इंग्लिश के वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के अंदर भी पूछ लिए जाते हैं आपसे, ठीक है, कि चट्टानों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ रॉक्स क्या कहलाएगा? पेट्रोलॉजी कहलाएगा। मिट्टी के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा? पेडोलॉजी कहलाएगा। तो मिट्टी का अध्ययन मेरे बच्चों पेडोलॉजी कहलाता है, ठीक है। एक बहुत बड़े ज्योग्राफर हुए, भूगोलविद हुए, डॉक्टर जसबीर सिंह ने ही मेरे बच्चों अपने हरियाणा की मिट्टियों को डिवाइड करने का काम किया। और हरियाणा की मिट्टियों को जब डिवाइड किया जा रहा था डॉक्टर जसबीर सिंह के द्वारा, तो उन्होंने आधार बनाया कौन से परिवर्तन को? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के आधार पर हरियाणा में डॉक्टर जसबीर सिंह के अनुसार मुख्य तौर पर कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? 6 प्रकार की मिट्टियां मेरे बच्चों हरियाणा के अंदर पाई जाती हैं। इन 6 प्रकार में हम बात करेंगे तो पहला जो टाइप है हरियाणा के अंदर वो है अत्यंत हल्की मिट्टी। हल्की मिट्टी मतलब सबसे जो हल्की मिट्टी होगी, और सबसे हल्का क्या होता है? बालू रेत होता है। और बालू रेत आपको कहां नजर आएगा? थार के मरुस्थल में नजर आएगा। थार का मरुस्थल बच्चों कहां है? राजस्थान के अंदर भी है, गुजरात के अंदर भी है, पंजाब के अंदर भी है, हरियाणा के अंदर भी है। तो हरियाणा के कौन से भाग को हम थार का मरुस्थल बोलेंगे? जो हरियाणा का भाग राजस्थान के साथ टच होता होगा, और उसी क्षेत्र में आपको ऊंचे ऊंचे बालू रेत के टिल्ले नजर आएंगे, जो थोड़ी सी हवा चलते ही मेरे बच्चों एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर वो उड़ना स्टार्ट कर देता है, गति करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसा जो क्षेत्र होगा जहां बालू रेत भरा होगा, उसी बालू रेत वाले क्षेत्र की मिट्टी को हम कौन सी मिट्टी बोलेंगे? अत्यंत हल्की मिट्टी बोलेंगे। सेकंड जो टाइप है मेरे प्यारे बच्चों वो है हल्की मिट्टी। अत्यंत हल्की मिट्टी के बाद दूसरा जो टाइप है वो है हल्की मिट्टी। और तीसरा जो टाइप होगा वो हम पढ़ेंगे मध्यम मिट्टियों के रूप में। मध्यम मिट्टियां भी बच्चों कितने प्रकार की होंगी? 3 प्रकार की होंगी। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मध्यम मिट्टियां जो होती हैं वो कितने टाइप की हरियाणा के अंदर पाई जाती हैं? तो आप बोलेंगे 3 प्रकार की पाई जाती हैं। हल्की मिट्टी जो है ये हरियाणा के अंदर कितने प्रकार की पाई जाती है? ये 2 प्रकार की पाई जाती है।
चौथा जो हमारा टाइप होगा हरियाणा की मिट्टियों के अंदर वो होगा सामान्यतः भारी मिट्टी, सामान्यतः भारी मिट्टी। और पांचवा जो टाइप होगा बच्चों वो होगा बहुत भारी मिट्टी। और छठा जो लास्ट टाइप होगा उसके अंदर हम चट्टानी मिट्टी पढ़ेंगे जो पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाएगी। गिरिपादीय मिट्टी हम पढ़ेंगे जो शिवालिक से ठीक नीचे गिरिपाद मैदान हमें पढ़ने को मिले। भौतिक स्वरूप जब हमने पढ़ा, भौगोलिक परिचय जब हमने पढ़ा हरियाणा का, तो वहां पर मैंने आपको गिरिपादीय मैदान पढ़ाए थे जिनको पिडमेंट जोन हमने बोला था। तो उस जोन के अंतर्गत आने वाले अक्षेत्र की जो मिट्टी होगी उसको गिरिपादीय मिट्टी बोलेंगे, या इनको लोलैंड प्लेन भी बोल सकते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लास्ट में पढ़ेंगे शिवालिक। गिरिपादीय से ठीक ऊपर का जो पर्वतीय अक्षेत्र होगा, जो हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी होगी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वो होगी कौन सी मिट्टी? शिवालिक मिट्टी। यहां तक बातें समझ में आई? तो ये आपके 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे? क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाएंगे कि मिट्टी का निर्माण किसके टूटने से होता है? चट्टानों के टूटने से। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। हरियाणा की मिट्टियों को विभाजित करने का काम किस भूगोलविद ने किया है? डॉक्टर जसबीर सिंह ने। डॉक्टर जसबीर सिंह के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। 6 के 6 प्रकार के आपको नाम पता होने चाहिए। एक अत्यंत हल्की मिट्टी, एक हल्की मिट्टी। आपसे ये पूछ लेगा कि हल्की मिट्टी कितने टाइप की होती है? तुम बोलोगे 2 प्रकार की होती है। आगे हम इसके टाइप पढ़ेंगे। उसके बाद आपसे पूछ लेगा मध्यम मिट्टियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। चौथी जो मिट्टी है वो सामान्यतः भारी मिट्टी है। 5वीं जो मिट्टी है वो और ज्यादा भारी मिट्टी है। और छठी जो मिट्टी होगी वो होगी चट्टानी, गिरिपादीय, शिवालिक मिट्टियां। ठीक है, चलेगा, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेरे बच्चों अत्यंत हल्की मिट्टी, मतलब बालू रेत। ठीक है, जब बालू रेत का नाम आया है तो सबसे पहली ही लाइन के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि बताइएगा कौन सी मिट्टी बालू का प्रधान दोमट मिट्टी होती है? तो आप बोलेंगे वो अत्यंत हल्की मिट्टी होती है। तो अत्यंत हल्की मिट्टी का मतलब है जहां पर बालू रेत ज्यादा हो, तो ये बालू का प्रधान आपकी दोमट मिट्टी होती है। और आपने ये भी देखा होगा कि बालू रेत के अंदर हम कितना भी पानी डाल दें, बालू रेत के अंदर किसी भी मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर जब वर्षा होती है तो वर्षा रुकने के बाद थोड़ी सी देर बाद आपको यह एहसास होगा कि यहाँ पर वर्षा हुई नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो बालू रेत है वो तुरंत पानी को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब वो मिट्टी क्या है? जल्दी सूख जाएगी। ठीक है बच्चों, इसके अंदर जल धारण जो क्षमता होती है वो क्या होती है? कम होती है। जल धारण क्षमता क्या होती है? कम होती है। अब किसी भी मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर बारिश हुई है, थोड़ी सी देर के बाद वहां जाकर देखोगे तुम्हें तो ऐसा माहौल नजर आएगा कि यहाँ बारिश हुई नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो मिट्टी होती है अत्यंत हल्की मिट्टी, इसके अंदर जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। जल को बनाए रखने की क्षमता क्या होती है? कम होती है। ये जल्दी सूख जाती है। ये प्यासी मिट्टी होती है, कितना भी पानी इसको हम दें ये मना करेगी नहीं बच्चों। तो जल धारण क्षमता इसके अंदर नहीं पाई जाती है। ठीक है, बालुका स्तूपों की क्या होगी? प्रधानता होगी। बालू रेत आपको यहां नजर आएगा, बालू रेत के ऊंचे ऊंचे टिल्ले नजर आएंगे। स्तूप, जो बालू रेत के अर्ध गोलाकार आकृति वाला क्षेत्र होगा उसी को स्तूप बोलते हैं। स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ नाम है। बौद्ध धर्म का पूजनीय स्थान होता है स्तूप। और स्तूपों की जो आकृति होती है, शेप होती है, वो मेरे बच्चों अर्ध गोलाकार ही होती है, इस तरीके से। ठीक है, तो बालू रेत आपको इस तरीके से ऊंचाई पर एक गोलाकार आकृति में टिल्लों की तरह नजर आएगा। इन्हीं को बालू का स्तूप बोलते हैं। साथ ही साथ ये एक ऐसी मिट्टी है जिसके अंदर कौन से अंश सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको? चूने के अंश। तो पेपर में क्वेश्चन इसी लैंग्वेज से पूछा जाएगा कि चूनों के अंशों की बहुलता निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी में पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मिट्टी के अंदर, अत्यंत हल्की मिट्टी के अंदर। इस मिट्टी का विस्तार कहाँ होगा? इस मिट्टी का विस्तार होगा राजस्थान के साथ लगते हरियाणा के अक्षेत्रों में या जिलों में। जैसे बच्चों राजस्थान के साथ सिरसा भी टच करता है। सिरसा जिले की सीमा राजस्थान के हनुमानगढ़ के साथ लगती है। फतेहाबाद की सीमा भी हनुमानगढ़ के साथ लगती है। हिसार की सीमा भी हनुमानगढ़ के साथ लगती है। भिवानी की सीमा मेरे बच्चों 3 जिलों के साथ लगती है जिसमें हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू है।
चरखी दादरी की हम बात करें तो चरखी दादरी राजस्थान के साथ तो टच नहीं होता, लेकिन भिवानी के साथ तो टच होता है ना। तो मेरे बच्चों भिवानी वाला प्रभाव चरखी दादरी के अंदर भी देखने को मिलता है। उसके बाद झज्जर की बात करें तो झज्जर किसके साथ टच होता है, चरखी दादरी के साथ टच होता है। तो झज्जर के अंदर भी आपको मरुस्थलीय क्षेत्र देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे गुड़गांव। अब गुड़गांव तो राजस्थान के साथ टच नहीं होता, लेकिन रेवाड़ी तो होता है। तो रेवाड़ी को टच कौन करता है, गुड़गांव टच करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे महेंद्रगढ़। ये बच्चों 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है, राजस्थान के 4 जिलों के साथ महेंद्रगढ़ चिपका हुआ है। रेवाड़ी की हम बात करें, ये भी राजस्थान के साथ लगता है। नू की बात करें, ये भी राजस्थान के साथ लगता है, लेकिन पलवल राजस्थान के साथ नहीं लगता, लेकिन नू के साथ टच करता है पलवल। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वो क्षेत्र है हरियाणा का जहां पर आपको अत्यंत हल्की मिट्टी का विस्तार देखने को मिलेगा। बच्चों जो हल्की मिट्टी होती है, जो बालू रेत है, उस बालू रेत के अंदर कौन कौन सी फसलें होती हैं, मोटे अनाज वाली फसलें होती हैं। मोटे अनाज का मतलब समझते ही होंगे, जैसे बाजरा है, सरसों है, चना है, गवार है। ऐसी ऐसी फसलें आपकी कौन सी मिट्टी के अंदर होती है, अत्यंत हल्की मिट्टी के अंदर। तो इस मिट्टी के अंदर होता है मोटे अनाज का उत्पादन। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो बाजरा है, सरसों है, चना है, गवार है, ठीक है। ये सारे के सारे मोटे अनाज में ही काउंट होते हैं। बच्चों जब ये हल्की मिट्टी है तो इस हल्की मिट्टी वाले क्षेत्र में जब भी आंधी तूफान आएंगे, जब भी तेज हवाएं चलेंगी, तो बालू रेत क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा होगा। तो बालू रेत यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा हो रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, मिट्टी का कटना बोलेंगे, मृदा अपरदन बोलेंगे। जब मृदा अपरदन हो रहा है यहां पर किसके माध्यम से, हवा के माध्यम से, तो हवा के माध्यम से मिट्टी का कटना क्या कहलाता है, वायु अपरदन कहलाता है। तो मेरे बच्चों यहां पर मृदा अपरदन तो होगा, लेकिन किसके माध्यम से, हवा के माध्यम से। तो वायु अपरदन सबसे ज्यादा आपसे कोई पूछ ले कौन सी मिट्टी के अंदर, आप बोलेंगे अत्यंत हल्की मिट्टी के अंदर, ठीक है। यदि मैं आप लोगों से क्वेश्चन यहां पूछूं कि हरियाणा में जो मृदा अपरदन होता है, हरियाणा में जो मृदा अपरदन होता है वो कितने टाइप से होता है, तो आप बोलेंगे कि सर मृदा अपरदन 2 टाइप से होता है यहां। एक तो जल की सहायता से, उसे बोलेंगे जल अपरदन। जल के माध्यम से मिट्टी कट रही है। एक हवा के माध्यम से मिट्टी कट रही है, उसे बोलेंगे वायु अपरदन। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि वायु अपरदन सबसे ज्यादा कहां होगा, तो आप बोलेंगे दक्षिणतम हरियाणा के अंदर, क्योंकि ये राजस्थान के साथ लगता क्षेत्र है। और जल अपरदन ज्यादा कहां होगा, उत्तर हरियाणा के अंदर, क्योंकि यहां एक तो वर्षा ज्यादा आती है, साथ के साथ नदियां बहुत सारी निकल के आती हैं शिवालिक क्षेत्र से। उत्तर हरियाणा के अंदर जल अपरदन ज्यादा होगा, ठीक है। अब ये बातें तुम लोगों के समझ में आई तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, कि हरियाणा के अंदर कौन सा अपरदन सबसे ज्यादा होता है। अपरदन यहां 2 टाइप से मैंने बता दिया आपको, एक जल अपरदन, एक वायु अपरदन। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बताइएगा हरियाणा में कौन सा अपरदन सबसे ज्यादा होता है, या किसके माध्यम से सबसे ज्यादा मिट्टी का कटाव हरियाणा के अंदर होता है। फटाफट आंसर दीजिएगा जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं। दिनेश कुमार, इकोनॉमिक सर्वे की क्लास भी होगी छोटे भाई, एक बार ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेते हैं। सारी की सारी क्लासेज होंगी आपके, और पेपर से पहले आपकी क्लासेज होंगी, है ना। सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा, पूरा डिटेल से कंप्लीट होगा तुम लोगों का। तो एक बार फटाफट मेरे को बताइएगा बच्चों। फटाफट मेरे को बताइएगा एक बार आप लोग। बिल्कुल, एक बच्चे ने बोला है जल अपरदन, जो कि बहुत गलत बोला है। सुमन रानी मोनिका चौधरी ने बोला है सर वायु अपरदन, बिल्कुल सही बोला है। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है मेरे बच्चों। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि हरियाणा के अंदर आंधी तूफान ज्यादा आते हैं या बारिश ज्यादा होती है,
तो आप बोलोगे कि सर आंधी तूफान ज्यादा आते हैं। जब आंधी तूफान आएंगे तो प्रभाव कौन से क्षेत्र में पड़ेगा? दक्षिण हरियाणा के ऊपर, क्योंकि ये राजस्थान के साथ लगता क्षेत्र है। और प्रभाव क्या पड़ेगा? वहां से मिट्टी बच्चों तेज गति से जो हवाएं चल रही होंगी उसके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसको हम कौन सा अपरदन बोल देंगे? एयर इरोजन बोल देंगे, मृदा अपरदन बोल देंगे। तो मृदा अपरदन हरियाणा में सबसे ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में? जल अपरदन के कंपैरिजन में। और जल अपरदन सबसे ज्यादा कहां होता है? शिवालिक क्षेत्र के अंदर होता है, ठीक है। चलेगा, ये थी अत्यंत हल्की मिट्टी। अब हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों हल्की मिट्टी पढ़ेंगे। हल्की मिट्टी दूसरा हमारा टाइप है, हल्की मिट्टी दूसरा हमारा टाइप है हल्की मिट्टी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये हल्की मिट्टी कैसी मिट्टी होती है। तो जो अभी हमने अत्यंत हल्की मिट्टी पढ़ी है ना, उस अत्यंत हल्की मिट्टी वाले क्षेत्र से थोड़ा सा आगे का जो भाग होगा वहां पर आपको जो मिट्टी नजर आएगी वो अत्यंत हल्की मिट्टी से थोड़ी सी भारी मिट्टी नजर आएगी। मतलब बिल्कुल बालू रेत आपको नजर उसमें नहीं आने वाला है, ठीक है। तो सारा का सारा बालू रेत आपको उसमें नजर नहीं आने वाला है, वो उस बालू रेत से थोड़ी सी क्या होगी? भारी होगी, ठीक है। और भारी क्यों होती है मिट्टी? क्योंकि उसके अंदर जल को धारण करने की क्षमता जो है ना वो बच्चों ज्यादा होती है। जिसके अंदर जल धारण क्षमता बिल्कुल ही नहीं होती या बहुत कम होती है वो मिट्टी हल्की होगी। और मिट्टी भारी किससे होती है? मिट्टी भारी जल से ही होती है, ठीक है। तो बच्चों हम बात करेंगे ये जो हल्की मिट्टी है ये कितने टाइप की हरियाणा के अंदर पाई जाती है? 2 टाइप की पाई जाती है। ये जो 2 टाइप है इसमें पहला टाइप है अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी, अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी। और दूसरा जो टाइप है वो है बलुई दोमट मिट्टी। तो हल्की मिट्टी के ये दोनों के दोनों टाइप और इनके नाम आपको याद रखने हैं कि हल्की मिट्टी 2 टाइप की होती है, एक है अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी और एक है बलुई दोमट मिट्टी। बच्चों दोमट नोमट ये जो बार बार नाम आ रहा है इसको लोम सोयल बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। और इस दोमट मिट्टी का मतलब क्या होता है? इस दोमट मिट्टी के अंदर एक तो होता है सिल्ट, सिल्ट सबसे ज्यादा होता है। दोमट मिट्टी के अंदर किस तत्वों की सबसे ज्यादा प्रधानता पाई जाती है? सिल्ट की सबसे ज्यादा प्रधानता। अब सिल्ट का मतलब क्या होता है? सिल्ट का मतलब होता है देसी भाषा में समझने के लिए बच्चों कीचड़, ठीक है। गाद आपने सुना होगा ना, गाद कीचड़ ये सब तो सुना ही है तुमने, ठीक है। बच्चों जब भी बारिश होती है अपने गांव के अंदर, जब पानी एक जगह के ऊपर ठहर जाता है और फिर 1-1.5 महीने के बाद यदि वो पानी सूख जाएगा, ठीक है, तो पानी के सूखने के बाद वहां पर जो आपको मटेरियल जमा हुआ मिलेगा ना उसे गाद बोलते हैं। और उसी गाद को हम क्या बोलते हैं? सिल्ट बोलते हैं। और इस सिल्ट की प्रधानता सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी के अंदर होती है? दोमट मिट्टी के अंदर होती है, दोमट। संदीप जांगड़ा थोड़ा सा पेशेंस रख मेरे भाई, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रख। कितने अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको ध्यान से सुन। तेरा जो क्वेश्चन होगा उसको मैं बाद में ले लूंगा, है ना। तुम डेली क्लास अटेंड करते हो, तुम्हें पता है मेरे व्यवहार का थोड़ा सा कि मैं पढ़ाने में ही यकीन रखता हूं। तो बीच में फालतू के आप क्वेश्चन मत कीजिएगा। मैंने आपका क्वेश्चन देख लिया है, मेरे सामने आप लोगों के सारे क्वेश्चन चलते रहते हैं, आंखों के सामने सारे के सारे क्वेश्चन चलते रहते हैं। एक एक बच्चे का मैं आंसर देता रहूंगा। तो तब तक आप थोड़ी सी मेरे को अपनी कंसंट्रेशन बनाने दीजिएगा, टॉपिक को एक्सप्लेन जो कर रहा हूं उसके ऊपर फोकस कीजिएगा, है ना। और जब मैं डिस्ट्रिक्ट पढ़ा रहा था तब मैं तुम्हें ये बोल रहा था कि तुम डिस्ट्रिक्ट वाले क्वेश्चन मेरे से आगे पूछोगे। अब मिट्टी जब पढ़ा रहा हूं तो मिट्टी के अंदर तुम्हारा ध्यान नहीं है, तो मिट्टी वाली बात तुम आगे जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा तब पूछोगे तुम मेरे से कि सर वो मिट्टी जो आपने बताई थी ये कैसे कैसे बताई थी, क्या होता है सिल्ट। फिर तुम दोबारा पूछोगे मेरे से, है ना, क्योंकि ये पढ़ने का गलत तरीका होता है तुम लोगों का, इसीलिए समस्याएं आ रही है। तुम लोग इंटेलिजेंट हो, तुम लोग नौकरी लगने वाले हो, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि तरीका ही तुम लोगों का गलत है। जो चीज चल रही है उसके ऊपर फोकस ही नहीं करते हो तुम लोग, फिर तुम्हारे सामने और समस्या आ जाती है, ठीक है। यही दुखों का कारण है हमेशा, यही दुखों का क्या है? कारण है, ठीक है। जब बस में चलते हैं तो बाइक लेने का मन करता है, जब बाइक पे चलते हैं फिर गाड़ी लेने का मन करता है, फिर गाड़ी लेते हैं फिर गाड़ी के अंदर कंपैरिजन हो जाता है मेरे पास ये होनी चाहिए, फिर आपके पास वो हो जाएगी तो फिर हेलीकॉप्टर लेने का मन करेगा। मतलब जो चीज चल रही है उसका एंजॉय तुम ले ही नहीं पाते हो, है ना। बाइक पे चल रहे तो बाइक का एंजॉय करो, जब गाड़ी आएगी तो गाड़ी का कर लेना, है ना। तो फिलहाल मिट्टी चल रही है तो मिट्टी को तुम पढ़ो, है ना।
सिल्ट की हम बात करेंगे। तुम्हारे अंदर प्रतिभा बहुत है, तुम लोग नौकरी लगने वाले हो, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन बस थोड़ा सा अपना तरीका सुधार कर लो तुम, ठीक है, तो सारी की सारी बातें जो है ना वो अच्छी हो जाएंगी। वरना तुम्हारा ये तरीका जो है वो तुम्हारी मेहनत को ले बैठेगा, क्योंकि तरीके के साथ मेहनत करोगे तो आउटपुट आएगी, मेहनत अकेले करोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। घोड़ा जो है ना, घोड़ा, उसका गुणगान क्यों करते हैं? घोड़ा डेली नहीं दौड़ता, लेकिन जिस दिन दौड़ता है उस दिन वो बच्चों मेडल लेके आता है अपने मालिक के लिए, ट्रॉफी लेके आता है। समझ में आई बात? तो तुम्हें इसी तरीके से दौड़ना पड़ेगा। यदि तुम डेली दौड़ रहे हो, ठीक है, तुम्हें यही नहीं पता है कि मेरे को दौड़ने का समय कौन सा है, तो फिर वो दौड़ कभी दौड़ नहीं मानी जाएगी, ठीक है। और जिस दिन फाइनल रेस होगी उस दिन तुम दौड़ोगे, उस दिन तुम जीतोगे, तो तुम सदियों तक काउंट किए जाओगे। घोड़े की वैल्यू इसीलिए ज्यादा है मेरे बच्चों। दौड़ते तो और भी जानवर है सारे के सारे, लेकिन जिस दिन वो दौड़ता है फिर सभी को पीछे छोड़ता है। अब एक बच्चा बोल रहा है सर, चलेगा कोई ना। हम बात करेंगे सिल्ट की मेरे प्यारे बच्चों। इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? सिल्ट होता है। चिकनी मिट्टी की हम बात करेंगे। चिकनी मिट्टी 20% होती है। चिकनी मिट्टी कितनी होती है? 20% इसके अंदर होती है। बालू रेत की हम बात करेंगे तो बालू रेत मेरे प्यारे बच्चों 20% होता है। ये जो चिकनी मिट्टी यहां पर लिखी गई है, यदि मैं आपसे पूछ लूं कि क्या होती है चिकनी मिट्टी, तो आपको बोलना है कि जलोढ़ जो मिट्टी होती है, जलोढ़ का मतलब जल के द्वारा बहाकर लाई गई, जल के द्वारा जो मिट्टी बहा के लाई जाएगी उसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और इस जलोढ़ मिट्टी के अंदर जब बालू रेत मिल जाएगा, इस जलोढ़ मिट्टी के अंदर जब बालू रेत मिल जाएगा तो निर्माण होगा मेरे प्यारे बच्चों कौन सी मिट्टी का? चिकनी मिट्टी का। और आपको यह पता होना चाहिए कि जो चिकनी मिट्टी होती है यह सर्वोत्तम होती है किसके लिए? धान की खेती के लिए। धान की खेती के लिए जहां पर चावल की पैदावार होगी वहां पर आपको कौन सी मिट्टी नजर आएगी? धान की खेती हेतु उपयोगी होती है मेरे बच्चों ये, ठीक है। अब तुम्हें चिकनी मिट्टी का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन चिकनी मिट्टी बनती कैसे है? जब जलोढ़ मिट्टी के अंदर बालू के अंश मिल जाए तो चिकनी मिट्टी का निर्माण हो जाया करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों हल्की मिट्टी के जो दो टाइप हैं। उन दो टाइप में एक टाइप है अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी। अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी, इसका दूसरा नाम हर बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि कौन सी मिट्टी का दूसरा नाम रोसली मिट्टी है, या किस मिट्टी को रोसली मिट्टी कहा जाता है? अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी को ही रोसली मिट्टी कहा जाता है। बच्चों इसका जो विस्तार है वो कहां होगा? अत्यंत हल्की मिट्टी वाले अक्षेत्र से बिल्कुल थोड़ा सा आगे का जो भाग होगा वहां पर आपको यही मिट्टी देखने को मिलेगी। जैसे हम बात करें हिसार, हिसार के अंदर हमने बच्चों अत्यंत हल्की मिट्टी पढ़ी, तो हिसार के अंदर हम कौन सी मिट्टी पढ़ेंगे? हल्की मिट्टी भी पढ़ेंगे। और हल्की मिट्टी के अंदर कौन सा टाइप पढ़ेंगे? अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी पढ़ेंगे। हिसार से आगे बात करें भिवानी, हम बात करें चरखी दादरी, बात करें झज्जर, बात करें रेवाड़ी, बात करें गुड़गांव, तो हरियाणा का जो ये इलाका है ये अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी वाला इलाका है। और इस मिट्टी को यहाँ के लोग रोसली मिट्टी के नाम से जानते हैं। बच्चों इस मिट्टी के अंदर सिल्ट की प्रधानता क्या होती है? कम होती है। ये जो अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर सिल्ट की मात्रा क्या होगी? कम होगी, ठीक है। सिल्ट की मात्रा क्या होगी? कम होगी। बालू रेत थोड़ा सा क्या होगा? ज्यादा होगा। इसीलिए दोमट से आगे कौन सा वर्ड जोड़ा गया है? बालू वर्ड जोड़ा गया है, क्योंकि जो दोमट मिट्टी होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? सिल्ट की होती है। लेकिन यहाँ बालू आगे जोड़ा गया है, तो इसका मतलब यहाँ बालू जो है वो दोमट मिट्टी के कंपैरिजन में या सिल्ट के कंपैरिजन में ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। तो ये सिल्ट की प्रधानता इसके अंदर कम आपको नजर आएगी। बच्चों इस मिट्टी के अंदर हल चलाना क्या होता है? आसान होता है। इस मिट्टी के अंदर हल चलाना आसान होगा। जो मिट्टी ज्यादा भारी होगी, जिस मिट्टी के अंदर जल को बनाए रखने की क्षमता ज्यादा होती है, उस मिट्टी के अंदर हल चलाना क्या होता है? मुश्किल होता है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, सोनू रंधावा, सचिन, अंजू, प्रियंका, दुहन,
ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि बालू रेत जब आगे जोड़ा गया है तो इस मिट्टी के अंदर सिल्ट के कंपैरिजन में बालू रेत की क्या होगी, प्रधानता होगी। इसको बोलते हैं अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी। मतलब यहां मैंने यदि 5 पॉइंट लिख रखे हैं तो आपको 5 ही याद रखने हैं, छठा पॉइंट भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 5 के 5 याद रख लोगे तो यहां से पूछे जाने वाला क्वेश्चन बच्चों किसी भी सूरत में तुम लोगों का गलत नहीं होगा। दूसरा जो टाइप है इसका वो है बलुई दोमट मिट्टी। बलुई दोमट मिट्टी का जो विस्तार है वो देखिएगा, ये मानचित्र के ऊपर भी आपको नजर आ रहा होगा। ये है सिरसा वाला एक क्षेत्र। सिरसा वाला क्षेत्र को हम कौन सी दिशा में बोल सकते हैं, पश्चिम दिशा में। तो हरियाणा के पश्चिमी भाग के अंदर पाए जाने वाली मिट्टी होती है आपकी बलुई दोमट मिट्टी। बच्चों गग्गर और हकरा नदी, गग्गर हकरा नदी जो सिरसा के अंदर बहती है, इसके आसपास के इलाकों में हमेशा बलुई दोमट मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। डबवाड़ी और सिरसा क्षेत्र में ये पाई जाती है। यदि आपसे गग्गर नगर हकरा नदी के आसपास के क्षेत्र में जगह का नाम पूछ ले तो तुम बोलोगे डबवाड़ी और सिरसा। तो ये है आपके हल्की मिट्टी के दो टाइप, अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी। राम राम भाई पेटवाड़ से, राम राम जो बच्चा पेटवाड़ से जुड़ा हुआ है। चलेगा, आगे बढ़े। यहां तक बातें समझ में आई? यहां तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो? बताइएगा बच्चों। चलेगा, तीसरा जो टाइप है उसको डिस्कस करते हैं। तीसरा टाइप है मध्यम मिट्टियां। और मध्यम मिट्टियां हम बात करें तो हरियाणा के अंदर 3 प्रकार की पाई जाती है। तीसरा जो टाइप है वो 3 प्रकार का हरियाणा के अंदर है। मध्यम मिट्टियों के अंदर ये जो 3 प्रकार की मिट्टियां हैं, इसमें सबसे पहला टाइप है आपका मोटी दोमट मिट्टी। दूसरे नंबर पे ध्यान रखेंगे हल्की दोमट मिट्टी, और तीसरे नंबर पे सिर्फ दोमट मिट्टी। ठीक है, तो आसानी से याद रख सकते हैं। मध्यम मिट्टियों के अंदर मैं से मोटी दोमट, फिर मोटी आ गई है तो हल्की भी आएगी, हल्की दोमट, और फिर मोटी भी आ गई है, हल्की भी आ गई है तो एक सिंपल दोमट भी आएगी, तो दोमट मिट्टी। तो ये 3 टाइप की मध्यम मिट्टियां हरियाणा के अंदर पाई जाती है। यहां से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपसे मिट्टी का नाम देकर क्षेत्रों का नाम पूछा जाता है कि मोटी दोमट मिट्टी का विस्तार हरियाणा के अंदर कहां पर है। तो आपको बोलना है कि नू और फिरोजपुर जिरका, ये बच्चों नू जिले का हिस्सा है। नू और फिरोजपुर जिरका, फिरोजपुर जिरका जो है वो सब डिवीजन है हरियाणा के अंदर, उपमंडल है, और नू जिले का ये उपमंडल होगा। तो इन दोनों के दोनों क्षेत्रों में और साथ के साथ हरियाणा का जो पश्चिमी जिला है सिरसा, आपको यहां पर कौन सी दोमट मिट्टी देखने को मिलेगी, मोटी दोमट मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हल्की दोमट मिट्टी का विस्तार आपसे पूछेगा तो जिला होगा अंबाला, और अंबाला जिले के अंदर भी यदि आपसे भाग पूछ ले तो आप बोलेंगे दक्षिणी पश्चिमी भाग, और यदि आपसे जगह पूछ ले तो आप बोलेंगे नारायणगढ़। क्या बोलेंगे, नारायणगढ़। नारायणगढ़ जो है ये विधानसभा क्षेत्र भी आप लोगों ने सुना होगा, अंबाला जिले के अंदर नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, तो इस क्षेत्र के अंदर अंबाला जिले का दक्षिणी पश्चिमी भाग और नारायणगढ़, यहां पर आपको कौन सी मिट्टी का विस्तार मिलेगा, मध्यम मिट्टी का। और मध्यम मिट्टी के अंदर कौन से टाइप, हल्की दोमट मिट्टी का विस्तार मिलेगा। उसके बाद है दोमट मिट्टी।
दोमट मिट्टी का मतलब है सिल्ट की मात्रा ज्यादा। दोमट मिट्टी की खास बात क्या होगी? सिल्ट की प्रधानता होगी। सिल्ट का मतलब गाद। और मैं आपसे पूछूं कि गाद जो बनती है वो किससे बनती है? भाई जल से बनती है। यदि जल होगा तो गाद बनेगी। और जल सबसे ज्यादा बच्चों कौन सी फसल प्राप्त करती है? सबसे ज्यादा सिंचाई धान। तो धान वाले क्षेत्र जितने भी होंगे हरियाणा के अंदर, तो धान वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाली मिट्टी होती है। ऐसे थोड़ा सा समझोगे ना तो ये मिट्टी तुम्हारे लिए हो जाएगी आसान। ठीक है। और यदि समझ के नहीं करोगे तो मेरे बच्चों फिर होगी कौन सी माटी? बिरान माटी। ठीक है। फिर बिरान माटी होगी, रे माटी होगी। ये ध्यान रख लेना। यदि समझ के तुम नहीं करोगे इस टॉपिक को तो मिट्टी वाला टॉपिक समझना बड़ा जरूरी है। आपको यही नहीं पता है कि दोमट मिट्टी किससे बनती है, तो फिर दोमट आपको रटना पड़ेगा। और जब मैंने बता दिया है कि दोमट के अंदर आपको सिल्ट नजर आएगा, चिकनी मिट्टी नजर आएगी, बालू रेत आपको नजर आएगा। 60% सिल्ट होता है दोमट मिट्टी के अंदर, 20% चिकनी मिट्टी होती है और 20% बालू रेत होता है। ठीक है। तो सिल्ट की क्या होती है? प्रधानता होती है दोमट मिट्टी में। सिल्ट का मतलब मैंने समझा दिया तुम्हें, कीचड़ गाद। और कीचड़ किससे बनता है? जल से ही बनता है। तो जल सबसे ज्यादा कौन सी फसल को चाहिए? धान को चाहिए, चावल को चाहिए। तो जहां पर चावल उगाया जाएगा, धान वाले जो क्षेत्र होंगे हरियाणा में, वहां पर कौन सी मिट्टी आपको मिलेगी मेरे बच्चों? दोमट मिट्टी मिलेगी। और धान कहाँ उगाया जाता है? करनाल के अंदर उगाया जाता है बड़े स्तर पे, कुरुक्षेत्र के अंदर, पानीपत के अंदर, फतेहाबाद के अंदर, जींद के अंदर, कैथल के अंदर। ये सारा का सारा धान वाला इलाका दोमट मिट्टी वाला इलाका है। और इसे हम मध्यवर्ती भाग भी बोल सकते हैं। तो मध्यवर्ती भागों में पाई जाने वाली मिट्टी होती है दोमट मिट्टी। ठीक है। समझ में आई मेरे बच्चों? एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, हरियाणा में कौन सी मिट्टी आमतौर पर पाई जाती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, कछारी मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी। ठीक है। अब मोनिका देखिएगा, आपने जो क्वेश्चन पूछा है अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये आपके पेपर में पूछा गया शायद क्वेश्चन है, पहले पेपर में आया हुआ। यहाँ आपका जो आंसर बनेगा गुड़िया वो कच्छारी मिट्टी बनेगा। कच्छारी मिट्टी बनेगा। अब देखिएगा, हमने कच्छारी मिट्टी तो टाइप पढ़ा ही नहीं है। ठीक है। हमने टाइप पढ़ा ही नहीं है कच्छारी मिट्टी। बच्चों हम बात करेंगे तो यहां पर जो मिट्टी का डिवीजन हो रखा है, मिट्टी को जो डिवाइड किया गया है, वो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के आधार पर नहीं किया गया। ये जो मैं 6 टाइप आपको पढ़ा रहा हूं वो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के आधार पर पढ़ा रहा हूं। यहां पर जो ये मिट्टी का टाइप आपको दर्शाया गया है कच्छारी मिट्टी, ठीक है, ये हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए दर्शाया गया है। हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र का मतलब है, जैसे मैंने आपको भौगोलिक परिचय पढ़ाया था और मैंने बताया था आपको कि हरियाणा को मुख्य तौर पर 8 भौगोलिक क्षेत्रों में या 5 भौगोलिक क्षेत्रों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है। एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा नामक पुस्तक जो ज्योग्राफर ने लिखी थी बच्चों, उनके अनुसार 8 भौगोलिक इकाइयों के अंदर हरियाणा को डिवाइड किया गया था। और वैसे हम एचएसएससी की बात करें या एचएसएससी के जिन लोगों ने ज्योग्राफी का आंकड़ा हमारे सामने पेश किया, उन्होंने हरियाणा की जो स्थलाकृति है, हरियाणा की जो जमीन है, उसको 5 भागों में डिवाइड करने का काम किया। और उन 5 भागों में मैं सबसे बड़ा भाग आपसे पूछूं तो आप सीधे सीधे बता देंगे गग्गर यमुना मैदान है। और गग्गर यमुना मैदान का मतलब क्या है? जो गग्गर और यमुना नदी के जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना हो
उसी को हम गग्गर यमुना मैदान बोलेंगे। और जो जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बनता है मैदान, उसे जलोढ़ मिट्टी वाला मैदान बोल दिया करते हैं। और जलोढ़ मिट्टी को ही क्या बोलते हैं? कच्छारी मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कच्छारी। और हरियाणा का 93.76% भाग जो है वो मेरे प्यारे बच्चों मैदानी भाग है, जिसका निर्माण आपके गग्गर और यमुना नदी की बदौलत हुआ है। तो वहां पर पाए जाने वाली जो मिट्टी होगी उसे हम क्या बोलेंगे? कच्छारी मिट्टी। तो हरियाणा में आम तौर पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कच्छारी मिट्टी पाई जाती है। समझ में आई बात? ऐसे आंसर दे दोगे ना तुम लोग? तो ये जो कच्छारी मिट्टी है ये इन 6 में से टाइप नहीं है, ठीक है? ये तो जमीनों को देखते हुए हाँ बच्चों नाम बोला गया है। कच्छारी मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी। लाल पीला जो है वो कलर के आधार पर है, रंग के आधार पर है। आगे बढ़े फिर अब हम बात करेंगे मेरे बच्चों सामान्यतः भारी मिट्टी की। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से तैयार होता है। सामान्यतः भारी मिट्टी। अब भारी मिट्टी है तो मिट्टी के अंदर जल होगा तभी तो भारी है। और जो मिट्टी के अंदर जल है तो बच्चों क्या होगा? सिल्ट भी बनेगा, ठीक है? कीचड़ भी बनेगा, गाद भी बनेगी। तो इस मिट्टी के अंदर सिल्ट की क्या होती है? प्रधानता होती है। मतलब जो भारी मिट्टी होगी, तो भारी मिट्टी क्यों हुई? जल के कारण हुई। और जल है तो जल से क्या हुआ? कीचड़ या गाद भी बना। उसी को हम क्या बोल रहे हैं? सिल्ट बोल रहे हैं, ठीक है? तो मेरे बच्चों इस मिट्टी के अंदर सिल्ट की क्या होती है? प्रधानता होती है। ये जो मिट्टी होती है ये यमुना नदी या हम बोल सकते हैं बारहमासी नदी, इसके समीप के दोनों ओर के जो क्षेत्र होंगे वहां पर आपको ये सामान्यतः भारी मिट्टी देखने को मिलती है। यमुना नदी हरियाणा के कितने जिलों में बच्चों बहती है? 6 जिलों में बहती है। यमुनानगर में एंटर करती है, फिर करनाल बहती है, पानीपत बहती है, सोनीपत बहती है, फिर बच्चों दिल्ली के आगे फरीदाबाद और फिर पलवल के हसनपुर गांव तक बहती है। उसके बाद अलीगढ़, इटावा, हमीरपुर, बांदा होते हुए प्रयागराज में जाके गंगा में मिलने का काम करती है। तो इन 6 जिलों के अंदर जहां यमुना बहती है तो यमुना के दोनों ओर का जो क्षेत्र होगा उसके अंदर कौन सी मिट्टी आपको मिलेगी? सामान्यतः भारी मिट्टी आपको मिलेगी। इस मिट्टी का दूसरा नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस मिट्टी को रवादार मिट्टी कहा जाता है। अभी तक हमने एक तो रोसली मिट्टी पढ़ा है, रोसली मिट्टी, ठीक है? अपेक्षाकृत जो बलुई दोमट मिट्टी थी, जो हल्की मिट्टी का पहला टाइप हमने पढ़ा था, उसका दूसरा नाम हमने रोसली मिट्टी पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं सामान्यतः भारी मिट्टी। तो सामान्यतः भारी मिट्टी का दूसरा नाम कौन सी मिट्टी होगा? रवादार मिट्टी होगा। ये जो दूसरे नाम है ये पेपर में अक्सर आपसे पूछे जाएंगे। बच्चों इस मिट्टी के अंदर हल चलाना क्या होगा? मुश्किल होगा। हल चलाना आसान कहाँ होता है? जहां मिट्टी भारी ना हो, उस मिट्टी के अंदर जल ना हो, तो जो बैल हैं, ठीक है, वो हल को आसानी से खेत के अंदर खींच सकते हैं। तो एक तो बालू रेत में तुम चलो और एक पानी वाला क्षेत्र है, ठीक है? यदि उस क्षेत्र में चलोगे तो तुम्हारे पैर ही नहीं उठेंगे मेरे भाई। तो हल चलाना मुश्किल होता है सामान्यतः भारी मिट्टी के अंदर, आसान होता है अत्यंत हल्की मिट्टी के अंदर। यहां तक बातें समझ में आई? फटाफट मेरे को कमेंट करके बताइएगा, फिर आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे फिर 5वां और 6ठा भाग। उसके बाद मिट्टी नामक टॉपिक को करेंगे कंप्लीट। हाँ देखो, जैसे मोनिका चौधरी ने क्वेश्चन पूछा है ना, तुम ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछो तो मेरे को आंसर देने में मजा आएगा। प्रॉपर क्वेश्चन पूछा है लड़की ने, ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछा है कि हरियाणा में कौन सी मिट्टी आमतौर पर पाई जाती है। यदि ये क्वेश्चन के साथ ऑप्शन नहीं डालती तो मैं भी फिर अलग ही टाइप का आंसर देता, क्योंकि मिट्टी के जो टाइप हैं वो सिर्फ एक आधार पे नहीं देखे जा सकते, वो कई आधार पे देखे जाते हैं। और यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पूछा गया वो भौगोलिक इकाइयों को देखकर पूछा गया है। और सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई हमारा मैदानी भाग है, और मैदानी भागों का निर्माण किया है गग्गर और यमुना ने। और गग्गर और यमुना नदी के जल के द्वारा जो बहाकर मिट्टी लाई गई उसे बोल देंगे जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को ही बोल देंगे कच्छारी मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक खादर होती है, एक बांगर होती है। बारहमासी नदियों के आसपास खादर होती है, बारहमासी नदियों से दूर जाएंगे तो बांगर मिट्टी कहलाएगी। तो प्रॉपर क्वेश्चन पूछोगे तो मजा आएगा, है ना? और क्वेश्चन ही पूछा करो तुम मेरे से, मैं तो ये मानता हूं। फालतू की जो और कमेंटबाजी है ना तुम छोड़ दिया करो, क्वेश्चन ही पूछा करो। तुम्हारा मन करे उतने क्वेश्चन तुम पूछो, लेकिन जो चल रहा है उसी के बारे में पूछो। अब मिट्टी चल रही है तो मिट्टी के क्वेश्चन पूछो, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि चल रही है मिट्टी और तुम पूछ रहे हो कि सर काली कमली वाले का डेरा कहाँ स्थित है ना? तो इसका मतलब तरीका गलत हो जाएगा। मैं तो देखिएगा बता दूंगा भाई, मेरे को तो काली कमली वाले का डेरा भी पता है,
लाल कमली वाले का डेरा भी पता है, लेकिन आप लोग फिर ट्रैक भटक जाओगे। रे रे माटी कहाँ पाई जाती है? रे रे माटी रिजल्ट के बाद पाई जाती है भाई, ठीक है। बिरान माटी जो है या तो हर एक जगह पाई जाओ है। तो ये हरियाणा में मिट्टियों के टाइप हैं, रे रे माटी, बिरान माटी। तो तुम पढ़ लो। तो बिरान माटी जो है वो अपनी जिंदगी में तब आई हट जाओगी, रे रे माटी का टाइप अपनी जिंदगी से हट जाएगा, है ना। ठीक है। तो तुम क्वेश्चन पूछा करो बच्चों। मैं इतना खड़ूस नहीं हूं जितना तुम्हें लगता है क्लास में, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आता तो कम ही है, गुस्सा गुस्सा तो इतना नहीं आता मेरे को, लेकिन फिर कई बच्चे जब बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछते रहते हैं ना, तो इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है। और वो इरिटेट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम आपको थोड़ा सा सही डायरेक्शन देना चाहते हैं। जिन गलतियों की वजह से हमारा सिलेक्शन रुका होगा कभी ना किसी एग्जाम के अंदर, उन गलतियों से आप लोगों को थोड़ा सा दूर करना चाहते हैं, ठीक है। यदि आप गलती कर रहे हो, जैसे हमने गलतियां की होंगी, हमारे भी सिलेक्शन रुके होंगे, यदि सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाता तो क्यों पढ़ा रहे होते, है ना। या पढ़ा रहे होते तो हो सकता था इस लेवल का नहीं पढ़ा रहे होते, क्योंकि जब जॉब करते हैं तो साथ में फिर पढ़ने का टाइम भी कम मिलता है, और जब पढ़ने का टाइम कम मिलेगा तो फिर सामने वाला इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन या पढ़ा भी नहीं पाएगा। तो आप लोगों को सही ट्रैक के ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को इसलिए कई बार मैं थोड़ा सा गुस्से में बोल देता हूं, ठीक है। तो बुरा मानने की जरूरत तुम्हें नहीं है मेरे बच्चों, ठीक है। तो तुम लोग खुश होंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन तुम्हारे क्वेश्चन ठीक होंगे, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन आएगा, उस दिन तुम्हें इन बातों का पता चलेगा कि इन बातों की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा थी। थानेसर में पाए जाने वाली भारी मिट्टी को डाकर मिट्टी कहा जाता है, डाकर मिट्टी कहा जाता है, और उसको सोलर मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। डाकर भी बोलते हैं, सोलर भी बोलते हैं। तो सुमन रानी आपने ऑप्शन मेरे को दिए नहीं है, डायरेक्ट आपने क्वेश्चन मेरे से पूछा है, तो अब आप अपना ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, या तो ऑप्शन में मिलेगा डाकर या ऑप्शन में मिलेगा सोलर। ठीक है। और अब तो मेरे बच्चों जॉब से दिमाग ऊपर ही निकल चुका है ना। अब तो जॉब से दिमाग ऊपर ही निकल चुका है। तो जॉब वॉब का मेरा इतना माइंड में नहीं है ना, मेरे को कोई पछतावा है कि मैं जॉब नहीं लगा, ठीक है। तो जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, इसी में विश्वास रखते हैं। तो जॉब नहीं लगे वो भी बहुत अच्छा काम था, भगवान ने बहुत अच्छा किया कि जॉब हमें नहीं दी, वरना कहीं ना कहीं लग जाते तो तुम जैसे बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, ठीक है। और इतना मान सम्मान पैसा जो तुम लोगों ने दिया है वो भी ना हासिल कर पाते, है ना। तो रिटायरमेंट के समय पैसा आता, इतना पैसा रिटायरमेंट के समय ही देख पाते भाई, ठीक है। तो वो आपने पहले ही दिखा दिया, तो इसके लिए शुक्रिया है तुम सभी बच्चों का। और जॉब नहीं लगे इसमें भी खुशी है आज, ठीक है। उस समय खुशी नहीं थी, उस समय तो ये था कि भगवान पता नहीं क्यों पीछे पड़ चुका है, हमारे किस्मत नहीं है हमारी, ठीक है। मेहनत हम कर रहे हैं फिर भी रह जाते हैं एक दो नंबर से, लेकिन हमें नहीं पता होता कि भगवान को हम में कहाँ पर सेट करना होता है, ठीक है। तो मैं तो मेरा एग्जांपल देता हूँ। तो उस समय भी बच्चों मायूस भी होते थे, हताश भी होते थे, दुखी भी होते थे, ठीक है। ताने भी सुनते थे, तो दोस्तों से भी ताने सुनते थे कि तुम तो सारा दिन पढ़ते हो, मैं तो इतना पढ़ा भी नहीं फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया, तुम पढ़ते नहीं थे, तुम कुछ और ही काम धंधा करते थे, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें हैं। लेकिन आज फिर उस दोस्त को जवाब मिल जाता है कि आप जॉब लेकर भी वही हो, हम जॉब ले बिना लिए भी थोड़ा सा ऊपर उठ रहे हैं लाइफ के अंदर। तो अलग अलग मैटर है, कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, जो आ रहा है नीति के अंदर उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। पता नहीं आपको किस लाइन के लिए बनाया गया हो भगवान के द्वारा, कहां पर आपकी सफलता निश्चित है, ठीक है, ये किसी को नहीं पता। आप लोग बस आगे बढ़ते रहो, अच्छा होगा जो होगा, है ना। तो जॉब मिल जाती तो उस समय की खुशी थी, जॉब नहीं मिली
तब भी आज मैं खुश हूं और ऐसे ही आगे भी मैं खुश रहता चाहता हूं। ठीक है, तो सफलता का मतलब क्या है? सफलता का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है, ये दिमाग से निकाल देना। ठीक है, हरियाणा के जो बच्चे हैं वो सिर्फ नौकरी को ही सफलता मानते हैं। सफलता का मतलब है जो आज हम हैं कल हम आज से बेहतर हों, कल जो हम होंगे परसों उससे बेहतर हों, इसी को सफलता बोलते हैं। मतलब तुम्हारी जो ग्रोथ है ना वो रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, तुम्हारी जो खुशी है उसके अंदर बढ़ोतरी होनी चाहिए, इसी को सफलता बोलते हैं। या हम एक सामान्य तौर पे ये भी बोल सकते हैं सफलता इज इक्वल टू पैसा है। वो पैसा किसी भी तरीके से आए, आज समाज में सबसे बड़ा पैसा ही है, सीधी सी बात है। घर से निकलते हैं सारे काम पैसे से ही होते हैं, और पैसे वाले को ही मान सम्मान ज्यादा मिलता है भाई, आप समाज में देखते भी होंगे। ठीक है, चाहे उसको आज कुछ ना आता हो, यदि उसके पास पैसा छा गया तो उसके आसपास 100-200 लोग अपने आप मंडराना स्टार्ट कर देंगे। तो सफलता इज इक्वल टू पैसा भी है। वो पैसा आप प्राइवेट नौकरियों से भी ले सकते हो, बिजनेस से भी ले सकते हो, कोई और धंधे आपने अपना रखे हैं तो उससे भी ले सकते हो, ड्रीम 11 टीम बना के भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन बनानी नहीं है, मतलब पैसा आना चाहिए कहीं से भी आए। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट मिट्टी है मेरे बच्चों भारी और बहुत भारी मिट्टी। भारी और बहुत भारी मिट्टी के अंदर चिकायुक्त सिल्ट पाया जाता है। चिकायुक्त सिल्ट प्रधानता वाली ये मिट्टी होती है बच्चों। भारी और बहुत भारी मिट्टी हमेशा बरसाती नदियों के किनारे पाई जाएगी। ठीक है, और ये मिट्टी जो होती है ये काली मिट्टी की तरह दिखाई देने वाली मिट्टी होती है आपकी। तो सामान्यतः भारी मिट्टी होती है आपकी बारहमासी नदियों के किनारे, भारी और बहुत भारी होती है ये बरसाती नदियों के किनारे, मतलब गैर बारहमासी नदियों के किनारे। और फतेहाबाद और जो थानेसर है, जहां से मेरे बच्चों आपकी मौसमी नदी गुजरती है, फतेहाबाद वाले इलाके से गग्गर गुजरती है, थानेसर वाले से मारकंडा गुजरती है, यहां पर पाए जाने वाली जो कठोर चिक्का है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर चिक्का युक्त सिल्ट ज्यादा है, तो चिक्का जो कठोर फतेहाबाद और थानेसर में पाई जाती है उस मिट्टी को सोलर मिट्टी कहा जाता है। सोलर मिट्टी कहा जाता है। आपके पेपर में एक बार यह भी पूछा गया था थानेसर में पाई जाने वाली भारी मृदा क्या कहलाती है, तो तुम डाकर भी बोल सकते हो। ठीक है, जगाधरी के अंदर जो मेरे बच्चों लोह युक्त सिक्का पाया जाता है, मतलब वहां लोहे की मात्रा उस मिट्टी में ज्यादा होगी, लोहे के अंश ज्यादा होंगे, तो जगाधरी में पाए जाने वाली चिक्का मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहा जाता है? डाकर मिट्टी कहा जाता है। डाकर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, तो भारी और बहुत भारी मिट्टी को डाकर मिट्टी भी बोल देते हैं, लेकिन फतेहाबाद और थानेसर के लोग इस डाकर को सोलर मिट्टी बोलते हैं, जगाधरी वाले इसे डाकर ही बोलते हैं। बच्चों ये जो मिट्टी होती है ये पुरानी मिट्टी होती है, और पुरानी मिट्टी के अंदर ताकत लेके आने के लिए उसमें हमें उर्वरक डालने पड़ेंगे, फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे। जब फर्टिलाइजर डालेंगे तो उस मिट्टी की जो उर्वरता है वो बढ़ेगी, उर्वरता बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा। तो उर्वरता को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर का यूज सबसे ज्यादा जिस मिट्टी के अंदर किया जाता है वो आपकी बरसाती नदियों के किनारे पाई जाने वाली भारी और बहुत भारी मिट्टी, जिसे डाकर या सोलर भी कहा जाता है। हम बात करते हैं छठा जो टाइप है मेरे बच्चों, वो है आपका चट्टानी मिट्टी, गिरिपादीय मिट्टी, शिवालिक। इस छठे टाइप में 3 टाइप हैं। सबसे पहला टाइप है चट्टानी मिट्टी। चट्टानी मिट्टी हरियाणा के अंदर अरावली क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। पुरानी चट्टाने जहां पर है, पुरानी चट्टाने टूटेंगी तो मिट्टी का निर्माण होगा, और पुरानी चट्टाने अरावली क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रृंखला की चट्टाने होंगी, जिसे हम रेजिडुअल माउंटेन, अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। एक ऐसा पर्वत जो तेज गर्मी और तेज वर्षा के कारण कमजोर होकर टूटना शुरू हो जाए, उसी को अवशिष्ट पर्वत, रेजिडुअल माउंटेन बोला जाता है। और अरावली पर्वत की जो चट्टाने हैं वो कमजोर होकर टूटना शुरू हो चुकी हैं, और कोई आज से शुरू नहीं हुई, बहुत पहले से ही शुरू हो चुकी हैं, और इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि अरावली को तोड़ तोड़ के हमने अपने घरों में ही बच्चों बिछा लिया है। तो आपके घरों के अंदर जो मार्बल है, आपकी रसोई के अंदर जो ग्रेनाइट लगा होगा, ये सारा का सारा कहां से आता है? राजस्थान से आता है मेरे बच्चों। ठीक है, और राजस्थान में कहां से आता है? अरावली से आता है। तो अरावली से ही क्यों आता है? क्योंकि अरावली जो है एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। यहाँ की चट्टाने कमजोर होकर टूटना शुरू हो रखी है, हम डे बाय डे अरावली को तोड़ते जा रहे हैं। तो अरावली जो है यहां इस क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाली मिट्टी को क्या बोल देंगे? चट्टानी मिट्टी बोल देंगे।
ठीक है बच्चों। उसके बाद हम बात करेंगे शिवालिक मिट्टी। शिवालिक जो मिट्टी है ना बच्चों, इसका विस्तार मोरनी अक्षेत्र में, इसका विस्तार मोरनी अक्षेत्र में। अब देखिएगा, एक बच्चा बोल रहा है कि सर सफलता जो है वो सरकारी नौकरी को ही मानते हैं हरियाणा में। हरियाणा के अंदर बिल्कुल मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई, क्योंकि सरकारी नौकरी जो है ना वो स्टेबिलिटी है। सरकारी नौकरी जो है वो स्टेबिलिटी है, और प्राइवेट नौकरी जो है वो स्टेबिलिटी हमारी नहीं होती, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो डिपेंड करता है परिस्थितियों के ऊपर। परिस्थितियां अच्छी हो रही हैं तो प्राइवेट सेक्टर ग्रो होता जाएगा, परिस्थितियां खराब हो जाएंगी तो प्राइवेट सेक्टर एकदम डह जाता है और आपकी नौकरियां चली जाती हैं। लेकिन सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं है, सरकारी नौकरी स्टेबिलिटी है। और आदमी क्या चाहता है? सुकून चाहता है। सुकून किससे आएगा? स्टेबिलिटी से आएगा। ठीक है, प्राइवेट नौकरी में सुकून नहीं होता, बस थोड़ा सा मेहनत ज्यादा होती है। सरकारी नौकरी के अंदर मेहनत कम होती है, सुकून ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए सरकारी नौकरी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन यदि हम मेट्रो सिटीज के अंदर जाएं, गुड़गांव के अंदर जाएं, फरीदाबाद के अंदर जाएं, तो वहां पर सरकारी नौकरी की वैल्यू नहीं है। ठीक है, यदि आप एक बच्चों क्लर्क लगे हुए हो, आप एक पुलिस के अंदर कांस्टेबल लगे हुए हो, ठीक है, या सब इंस्पेक्टर भी लगे हुए हो, तो मेरे बच्चों गुड़गांव के अंदर तुम मकान थोड़ी खरीद सकते हो। गुड़गांव के अंदर तुम्हें 25 फुट के 50 गज के मकान में ही रहना पड़ेगा वहां। ठीक है, वो भी पता नहीं जैसे तैसे करके भ्रष्टाचार करके खरीद पाओगे, और नौकरी वाले सैलरी में तो वो भी नहीं खरीद पाओगे। तो वैल्यू जो है नौकरी की वो एरिया टू एरिया वेरी करती है। ठीक है, तो जब आप वहां पे जाओगे गुड़गांव के अंदर, तो आपको देखा जाएगा कि आप कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम करते हो, जॉब करते हो, तो वहां पर आपकी वैल्यू उस तरीके से आंकी जाएगी। ठीक है, गांव के अंदर जाओगे तो ग्रुप डी में ही भाई साहब बहुत बड़े हम धुरंधर हो जाते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, ग्रुप सी तो बहुत ऊंची पोस्ट हो जाएगी फिर, है ना। तो एरिया टू एरिया वेरी करता है। बाकी आप लोग नौकरी लगो, क्योंकि हमारे घर वालों ने कोई बिजनेस सेट नहीं कर रखा। ठीक है, तो सबसे पहले फोकस होना चाहिए नौकरी, और उसके बाद फोकस होना चाहिए नौकरी के साथ साथ बिजनेस, ताकि बिजनेस हम अच्छा करें तो आगे आने वाले जो हमारे बच्चे हैं वो बिजनेस को क्या है संभाल सके। और जो स्टेज का सामना हमें करना पड़ रहा है आज नौकरी के लिए, वो आगे आने वाली हमारी पीढ़ियों को ना करना पड़े। तो आज ही इस दिशा में तुम लोग काम करना स्टार्ट करो, छोटे छोटे स्टेप उठाओ तुम। ठीक है, जितने तुम्हारी योग्यता है उसके अनुरूप तुम बिजनेस के अंदर आओ, और ज्यादा इन्वेस्ट मत करो। ठीक है, ऐसे बिजनेस ढूंढो जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट कम है, आउटपुट चाहे थोड़ी हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर रिस्क लेने का बच्चों वो मादा नहीं होता जो बड़े बड़े बिजनेसमैन के अंदर होता है। ठीक है, तो तुम लोग बिजनेस भी करते रहिएगा, नौकरी लगने के बाद भी छोटे छोटे बिजनेस आप करते रहिएगा। इस क्षेत्र में पाए जाने वाली जो मिट्टी होती है उसे लैटेराइट मिट्टी के नाम से जाना जाता है मेरे बच्चों। शिवालिक क्षेत्र के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लैटेराइट। और लैटेराइट जो होती है वो लाल रंग की भी होती है, सफेद रंग की भी होती है। और लाल रंग की जो लैटेराइट मिट्टी होती है ना, इसका उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? ईंट बनाने के अंदर। ठीक है, जो घरों के अंदर ईंट यूज की जाती है भवन निर्माण के अंदर, तो बच्चों वो लाल लैटेराइट मिट्टी की बनी होती है। उसके बाद हम बात करेंगे गिरिपादीय मिट्टी की। शिवालिक के ठीक नीचे का जो भाग होगा मेरे प्यारे बच्चों, शिवालिक के ठीक नीचे का जो भाग होगा उसी को हम लोलैंड प्लेन, पिडमेंट जोन, गिरिपादीय मैदान बोलते हैं। और उन मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी होगी आपकी गिरिपादीय मिट्टी। गिरिपादीय मिट्टी बच्चों, गिरिपादीय मिट्टी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। यदि मैं बात करूं पंचकुला के कलका की और अंबाड़ा के नारायणगढ़ की, तो कलका और नारायणगढ़ के अंदर गिरिपादीय मिट्टी को कहा जाता है घर। क्या कहा जाता है? घर। और जगाधरी के अंदर मेरे बच्चों बात करें तो जगाधरी के अंदर इसे क्या कहा जाता है? कंदी कहा जाता है। जगाधरी में इसका क्या नाम होगा? कंदी होगा। कालका और नारायणगढ़ में क्या नाम होगा? घर नाम होगा। हरियाणा में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली मिट्टी, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर के अंदर, इसलिए यहां पर मैंने क्वेश्चन भी डिस्कस किया है तुम्हारे साथ। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा जो पाए जाने वाली मिट्टी है तो वो होगी रेतीली दुमट्टी मिट्टी। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे हम बात करें तो रेतीली दुमट्टी मिट्टी ज्यादा आपको मिलेगी, जिसको हम कछारी मिट्टी भी बोल सकते हैं। और बच्चों साथ ही साथ यदि आपसे रंग में पूछ ले कि किस रंग की मिट्टी सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर पाई जाती है जो उपजाऊ होती है, तो तुम बोलोगे पीले और भूरे रंग की। पीले और भूरे रंग की, पीले और भूरे रंग की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है बच्चों, आपसे दो मिट्टियां और पूछी जा सकती हैं। एक आपसे पूछेगा रे या कलर मिट्टी, और एक आपसे पूछेगा कांप मिट्टी। रे या कलर, और एक आपसे पूछेगा कांप मिट्टी।
अब ध्यान से सुन लेना दोनों बातें मेरी। नदियों के अंदर जब बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ का पानी जिन क्षेत्रों में घुस जाता है तो उन क्षेत्रों के अंदर पाए जाने वाली जो मिट्टी होगी उसे हम बोलते हैं कांप मिट्टी। कौन सी मिट्टी? कांप। तो कांप मिट्टी का आपको ध्यान रखना है कि नदियों के अंदर जब बाढ़ आने पर बाढ़ का पानी जिन क्षेत्रों में फैल जाता है तो उन क्षेत्रों में पाए जाने वाली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? कांप मिट्टी के नाम से जाना जाता है। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, नदियों के अंदर बाढ़ आने पर जो पानी क्षेत्रों में फैल जाता है उन क्षेत्रों में पाए जाने वाली मिट्टी को कांप मिट्टी कहा जाता है। रे या कलर कौन सी मिट्टी होती है मेरे बच्चों? लवणता और क्षारीयता। ठीक है, लवणता और क्षारीयता से जिस मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो जाती है, उर्वरता का मतलब फर्टिलिटी, जो उपजाऊपन है उस मिट्टी के अंदर, यदि वो उपजाऊपन ही खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब वो भूमि बंजर भूमि की तरह आपको नजर आएगी। तो लवणता और जो क्षारीयता से ग्रसित भूमि होती है, ठीक है, जिसके कारण उस मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो जाती है, उस मिट्टी को क्या कहा जाता है? रे या कलर मिट्टी कहा जाता है। रे या कलर मिट्टी मेरे बच्चों कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जितनी भी मिट्टियां मैंने आपको बताई 6 की 6, उन 6 मिट्टियों के अंदर जो जो बातें मैंने आपको बताई वो सारी की सारी बातें आपको याद रख लेनी है और मिट्टी से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसी तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो ज्योग्राफी के आपके जो 1-2 टॉपिक और पेंडिंग है उनको कवर करते हुए फिर एक नए सेगमेंट की शुरुआत करेंगे हरियाणा जीके में ही। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। कपिल शर्मा, पंजाबी जो जीके है उसके लिए मैं आपको बताता हूं भाई, टीचर 1-2 टीचर से डिस्कस करके कल की क्लास में मैं बता दूंगा कपिल। ठीक है, 1-2 टीचर से पूछ के कि पंजाबी, हाँ पंजाब के अंदर भी फॉर्म निकले हुए हैं और जिसको पंजाबी आती है